सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी विद धर्मवीर पीडी क्लास में। फ्रेंड्स, आज हम फिर से एक नई वीडियो को लेके आ गए हैं। ठीक है, देखिए ये आपका थर्ड ईयर का कोड है BPAG 172। जो इस बुक का नाम ही क्या है, शासन, मुद्दे और चुनौतियां। कहने का मतलब यह है कि शासन क्या होता है, मुद्दे यानी कौन कौन से मुद्दों पर चर्चा की जाती है, और चुनौतियां यानी कौन कौन से प्रॉब्लम्स आते हैं किसमें, शासन व्यवस्था में। तो ये पूरा बुक जो है थर्ड ईयर का BPAG 172 आपका देखा जाता है पॉलिटिकल एंगल में वर्णित किया गया है। पॉलिटिकल एंगल का ही एक सब्जेक्ट के रूप में हम देख सकते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हमारे इसके फर्स्ट क्वेश्चंस या फिर फर्स्ट चैप्टर्स की बात कर लेते हैं। हम आज की क्लास में हर एक चैप्टर्स का एनालिसिस करेंगे कि पर्टिकुलर कौन कौन से आप लोग कौन से पॉइंट्स में कौन सी चैप्टर्स में कौन कौन से पॉइंट पढ़ने वाले हो। तो हमारा फर्स्ट को आपका जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर फर्स्ट है वैश्वीकरण, राज्य, बाजार और नागरिक समाज की भूमिका। ठीक है, वैश्वीकरण, राज्य, बाजार और नागरिक समाज की भूमिका। तो इससे पहले अगर हम बात कर लेते हैं आपके बुक के नाम की, तो उसके बारे में हम चर्चा थोड़ा लिटिल बिट करके उसके बाद अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, फर्स्ट चैप्टर पे आएंगे। शासन, शासन किसी भी व्यवस्था या फिर किसी भी व्यवस्था, कानून व्यवस्था को चलाने की प्रक्रिया होती है, या फिर किसी भी एक कानूनी तरीके से चलाने वाली व्यवस्था को हम शासन कहते हैं। जिसके अंतर्गत हम ये देखेंगे कि यहाँ पर पूर्णतः आपके एक संगठन व्यवस्था बनाई जाती है, चुनाव व्यवस्था भी देखने को मिलता है, या फिर शासन हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं किसी व्यक्ति का किसी क्षेत्र पर किया गया राज ही शासन कहलाता है। अब जैसे मुगल शासन, मुगल हमारे पे क्या कर रहे थे भाई, राज कर रहे थे, तो वो मुगल शासन कहलाता है। यानी कि शासन एक राज की स्थिति होती है जब हम अपने अनुसार या फिर किसी भी व्यवस्था के अनुसार हम किसी देश या किसी क्षेत्र पर अपनी कानून व्यवस्था को लागू करते हैं, वो हमारा शासन कहलाता है। क्लियर है। अब हमारा मुद्दे, मुद्दे यानी कि शासन जो है किस टॉपिक पे चल रहा है भाई, क्या प्रक्रिया है चलने का, वो हमारा कहलाएगा। ठीक है, अब उसके बाद हमारा अगला आपका पॉइंट है चुनौतियां। चुनौतियां की बात की जाए तो शासन, देखो हमें जरूरी नहीं कि जो शासन चल रहा हो वो देश या फिर लोगों के विकास के लिए ही हो। आपका देखा जाए साउथ कोरिया में जो वर्क कर रहा है, शासन चला रहा है भाई, आपका किम जोंग है। किम जोंग क्या करता है भाई, अपने अनुसार तानाशाह है, तानाशाह है ना, विश्व का सबसे सर्वोत्तम रूप में तानाशाह आपका किम जोंग माना जाता है, जो अपने अनुसार वहां पे नॉर्थ कोरिया में शासन चला रहा है। क्लियर है, तो वो अपने अनुसार चला रहा है। तो वही है कि शासन की सबसे बड़ी चुनौतियां क्या आती है, अगर लोगों की संख्या अत्यधिक हो और शासन करने वाला व्यक्ति बढ़िया, या फिर बोल सकते हो कि उससे निर्णय लेने या फिर फैसला सुनाने या फिर किसी भी कानून व्यवस्था को लागू करने में वो असक्षम हो, तो वो सबसे बड़ी चुनौती है भाई कि वो देश का विकास नहीं हो सकता। उदाहरण के तौर पे जैसे भारत है, भारत में जैसे मान लो कि कांग्रेस था, ठीक है, कांग्रेस में आपके बोल सकते हो मनमोहन सिंह थे। मनमोहन सिंह अपने किसी भी शासन व्यवस्था को किसी फैसला में लेने में बाधित नहीं, यानी कि बोल सकते उन्हें फैसले लेने में बहुत समस्याएं होती थी, उन्हें मतलब पूछना पड़ता था इंदिरा गांधी या फिर बोल सकते हो कि राहुल गांधी से बोलो सलाह विमर्श करते हुए, आपके बोल सकते हो सोनिया गांधी हो गई, इस तरीके से जितनी भी है ये शासन व्यवस्था ऐसा चल रहा था। लेकिन अब क्या है, मोदी जी की आ गई बात। अब मोदी जी क्या है भाई, शासन चलाने में सर्वोत्तम माने जाते हैं, यानी कि कभी भी जो निर्णय लेना हो फटाक से निर्णय, फटाक से कानून व्यवस्था में निर्माण, कभी भी बिल पास हो जाता है। अब देख लो फिर से करेंसी को चेंज, पता नहीं चला करेंसी कब पूरा चेंज हो गया, अब फिर से एक करेंसी बंद करके दूसरा, फिर अब अलग अलग करेंसी निकल रही है, अलग अलग नोट निकल रहे हैं। तो यही है कि शासन व्यवस्था की सबसे बड़ी चुनौती यही हो जाती है कि जहां पर जो व्यक्ति शासन कर रहा हो, अगर उसे शासन करने का व्यवस्था बेहतर ना आता हो, तो लोग वहां पर क्या हो जाते हैं, अपने अनुसार जीवन जीने लगते हैं। तो ये सबसे बड़ी चुनौती है। अब बात कर लेते हैं इसके फर्स्ट चैप्टर की। तो फर्स्ट चैप्टर का नाम है
वैश्वीकरण, राज्य, बाजार और नागरिक समाज की भूमिका। वैश्वीकरण का मतलब होता है, पहले देखो हम चैप्टर्स के नाम भी पढ़ेंगे और उसके बारे में पढ़ेंगे कि क्या है। वैश्वीकरण का मतलब होता है जब सभी विश्व के देश एक साथ होकर अपना विकास करने लगे, वो वैश्वीकरण कहलाता है। यानी कि सभी विश्व का एकीकरण होने की प्रक्रिया को वैश्वीकरण कहलाता है। जैसे कि मान लीजिए भारत है, रूस है, चीन है, अमेरिका है, ये सभी देश एक साथ मिलकर अपना विकास करने लगे, ये वैश्वीकरण है। ठीक है। और वो क्यों करते हैं? उद्योग, यानी कि अब मान लो कि भारत है, रूस के साथ क्या कर रहा है, आर्थिक मतलब बोल सकते हो कि अपनी इक्विपमेंट्स, यानी कि बोल सकते हो कि अपने जितने भी है, अपने हथियार खरीदना हो या फिर मिसाइल खरीदनी है, तो वो रूस से कांटेक्ट करता है। तो ये क्या है? ये भी एक वैश्वीकरण है। जब कोई भी देश पूरे विश्व के साथ धीरे धीरे सभी देशों के साथ जुड़ने लगे, और जुड़ने का कारण कुछ भी हो, चाहे उद्योग हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे आतंकवाद को समाप्त करना हो, चाहे मित्रता करना हो, या विदेश नीति को बेहतर करना हो, कुछ भी हो सकता है, वो आपका वैश्वीकरण कहलाता है। वैश्वीकरण का मतलब ही होता है सभी देशों के साथ जुड़कर अपना विकास करना, ये आपका वैश्वीकरण कहलाता है। एवरीवन गॉट इट दिस पॉइंट, ऑल दिस पॉइंट? अब उसके बाद फिर हमारा राज्य, बाजार और नागरिक समाज की भूमिका। यानी कि राज्य क्या है? राज्य एक देखा जाता है कि नागरिकों के द्वारा बनाया गया एक समाज होता है, और समाज मिलकर एक राज्य का निर्माण करता है, जिसके अंतर्गत राज्य की बात की जाए तो उसमें बाजार आ जाता है और नागरिक समाज की भूमिका आ जाती है। ठीक है। तो वैश्वीकरण में राज्य समाज, जिस तरीके से एक बाजार है, बाजार क्या है भाई, हम कहीं भी बाजार में जाते हैं तो हमें वो देख के वो खरीदने का मन कर देता है। बाजार एक बोल सकते हो कि मानव के मानसिक स्थिति पर बहुत ज्यादा प्रभाव डालने वाली एक स्थिति है, जिसके अंतर्गत मानव उसको देखकर लुभावित हो जाता है। लुभावित मतलब यानी कि उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है। तो इसी कारण से हमारा वैश्वीकरण की भूमिका देखने को मिलती है। अब बाजार का मतलब क्या होता है? बाजारीकरण का मतलब सुना है? बाजारीकरण, बाजारीकरण का मतलब होता है कि व्यापार के अनुसार हम दूसरों के साथ जुड़ते हैं, वो आपका बाजारी और व्यापारीकरण दोनों कहलाता है। क्लियर है? तो इस कारण से यानी कि राज्य अपने, यानी कि राज्य में रह रहे लोग जितने भी हैं, उनके जरूरतों को, यानी कि उनके नीड्स को पूरा करने के लिए हम वैश्वीकरण की स्थिति में आते हैं। और वैश्वीकरण का मतलब क्या होता है? जब एक देश दूसरे देश के साथ जुड़कर आगे बढ़ने लगे, वैश्वीकरण कहलाता है। अब एक देश भाई क्यों जुड़ेगा? मैंने क्या बोला? अपने नीड्स को पूरा करने के लिए। भाई मान लो कि आपका क्या है, कि आपका दुबई है, दुबई के साथ हम क्यों संबंध बना रहे हैं भाई? कि वो पेट्रोलियम वहां पे ज्यादा मिलता है, तो वो हमें पेट्रोल दे सके। समझ में आया वैश्वीकरण कैसे हो गया? क्लियर है फर्स्ट आपका क्या? तो इसमें यही पढ़ेंगे कि वैश्वीकरण का क्या मतलब होता है, राज्य की वैश्वीकरण में क्या भूमिका निभाती है, बाजार क्या होता है, और नागरिक समाज क्या होता है। नागरिक समाज वह समाज होता है जिसमें जितने लोग रह रहे हैं, एक समाज में लोग हैं, वो आपका नागरिक समाज कहलाता है, जिसके अंतर्गत एक समाज और एक नागरिक महत्वपूर्ण रूप से भूमिका निभाते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। अगर नागरिक चाहे तो समाज को बेहतर भी कर सकता है, नागरिक चाहे तो समाज को खराब भी कर सकता है। ठीक है। तो इसमें हम फर्स्ट चैप्टर में यही पढ़ेंगे। अब बात कर लेते हैं हमारे सेकंड चैप्टर की। तो हमारा सेकंड चैप्टर है शासन, अवधारणात्मक आयाम। आयाम होता है आपके एलिमेंट्स, बोल सकते हो कि कितने कारक हैं, या ठीक है, बोल सकते हो तत्व कितने हैं। तो शासन, शासन जैसे कि मैंने आपको ऊपर ही बता दिया कि शासन का मतलब क्या होता है, जब किसी भी क्षेत्र पर किसी व्यक्ति या फिर किसी व्यवस्था का अधिकार होना ही शासन कहलाता है, और उसी व्यक्ति या फिर उसी व्यवस्था का अनुसार उस क्षेत्र को चलाया जाता है। अब मान लीजिए कि मैं आप लोगों को अभी पढ़ा रहा हूँ, लाइक दैट, ये मेरा शासन है। क्यों? क्योंकि आप लोग मेरे अकॉर्डिंग पढ़ रहे हो, तो ये भी एक शासन ही कहलाता है। ठीक है। जरूरी नहीं कि शासन बस राजनीति कहलाए। शासन का मतलब होता है कि हम, कोई भी व्यक्ति के द्वारा हम अपने आप को चलाने की प्रक्रिया आपका शासन कहलाता है। ठीक है। अब उसके बाद आपका आयाम की बात कर लेते हैं, अवधारणाएं। अवधारणाएं यानी कि थिंकिंग्स, कितने थिंकिंग्स है शासन के। शासन की बात कर लेंगे तो इसमें अलग अलग जो पॉइंट्स आ जाएंगे, जो हमारे समाज में
एक शासन को परिवर्तित करने का रूप देखने को मिलता है। यानी कि जो हमारा आज समाज है वो बेहतरीन समाज माना जाता है, या फिर बोल सकते हो विकसित समाज माना जाता है, जिसके कारण जिसके अनुसार हम अपने समाज का गठन करते हैं, यानी कि समाज का निर्माण करते हैं, और उसी के अनुसार हम अपने समाज में या फिर अपने शासन व्यवस्था में आगे बढ़ पाते हैं। तो शासन की अवधारणा की बात कर लेते हैं। तो शासन आपका देखने को मिलता है कि निश्चल तथा आपका बोल सकते हो कि समाज कल्याण के लिए भी आपका शासन किया जाता है। समाज में एकता स्थापना के लिए भी शासन किया जाता है। समाज के विकास करने के लिए भी शासन किया जाता है, और तथा अपने शक्तियों को लोगों पर लागू करने के कारण भी शासन किया जाता है। तो ये हम शासन के आयामों के बारे में हम चर्चा करेंगे चैप्टर नंबर 2 में। अब बात कर लेते हैं, हमारा चैप्टर नंबर 3 है भारत में शासन का ढांचा। यानी कि भारत में अगर शासन की बात कर ली जाए, उसके क्या स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, यानी कि किस तरीके से भारत में शासन किया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर ली जाए हमारे अंग्रेजी शासन व्यवस्था की, तो भारत में जिस तरीके से अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग वर्ग के लोग आए, जैसे कि आपका पुर्तगाल आया, डच आया, यूनान आया, अफगान आए, मुगल आए, और आपके अंग्रेजी शासन में आया, ब्रिटिश कंपनी आई, आपका बोल सकते हो यूरोपीय कंपनी आई, सबने भारत पर शासन किया। ठीक है। तो इनके अनुसार किया गया शासन वो हमारे क्षेत्र और हमारे विकास में असफल रहा, यानी कि हमारे क्षेत्र का विकास करने में असफल रहा। क्यों? क्योंकि ये हमारे भारत को लूट रहा, उन्होंने हमारे भारत को अच्छे तरीके से लूटा। तो अब इस व्यवस्था के कारण हमारे शासन व्यवस्था की जो प्रक्रिया है ना, उसके कारण हमारा जो भारत है आज इतना जो विकासशील देश के रूप में जाना जाता है। भारत अपना विकास बहुत पहले ही कर चुका होता। क्यों? क्योंकि हमारे ऊपर आपको मैंने बता दिया, डच आए, यूनान आया, अफगान आया, आपका बोल सकते हो पुर्तगाल आए, आपके बोल सकते हो मुगल आए, ब्रिटिश कंपनी आई, अंग्रेजी शासन व्यवस्था हुआ, और आपका बोल सकते हो यूरोपीय कंपनी का भी आगमन हुआ। तो सब यहाँ पर जो जितने भी विदेशी थे उन्होंने भारत पर आकर शासन किया। तो उनके शासन व्यवस्था का हमें जिक्र करते हुए आज के टाइम पीरियड की बात करेंगे कि भारत में शासन कैसा है, उसका ढांचा कैसा है। आज जैसे बात कर लेते हैं, भारत को स्वतंत्रता प्राप्त होने के बाद भारत पर जो शासन व्यवस्था है वो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और इन सभी व्यवस्थाओं के अनुसार किया गया, जिसके अंतर्गत हमने ये देखा कि ये अपने आप को संवैधानिक अनुसार चलाने का प्रयत्न किए, और उनके अनुसार हमने देखा कि भारत के कल्याण के लिए इन्होंने अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए उन्होंने अपने आप को आगे विकसित किया। तो भारत की शासन व्यवस्था आप यानी कि आधुनिक व्यवस्था के रूप में भी देखेंगे, और जो इतिहास में जो अंग्रेजी हमारे ऊपर अंग्रेजों ने शासन किया उसके रूप में भी लिटिल बिट वर्णन करते हुए चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे। तो अब बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर 4 की। तो चैप्टर नंबर 4 है आपका शासन में हितधारक। हितधारक यानी कि जो शासन है, मान लीजिए कि मेरे अनुसार आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है, तो हितधारक कौन कहलाएगा? मान लो कि जो मेरे फेवर में होगा कि सर मेरे को आप ही टॉपिक आपके लैंग्वेज समझ में आ रहे हैं, ये आपका हितधारक कहलाता है। ठीक है। यानी कि जब हम किसी के फेवर में होते हैं वो हित कहलाता है, और हितधारक कौन कहलाता है? जो व्यक्ति किसी के फेवर में, वो आपका हितधारक कहलाता है। तो शासन में हितधारक से हमारा तात्पर्य ये है कि जब किसी भी क्षेत्र में कोई व्यक्ति के द्वारा शासन चलाया जा रहा है और उसके हित में और उसके विकास में जो कुछ लोग आपके उसका साथ देते हैं वो आपके हितधारक कहलाते हैं। तो हम ये चैप्टर नंबर 4 में पढ़ेंगे कि कौन कौन सा शासन व्यवस्था चलाया गया, और कौन कौन से शासन व्यवस्था में किन कौन कौन से लोगों ने अपने आप को विकसित किया या फिर उसके सपोर्ट में रहे। ओके एवरीवन, क्लियर है चैप्टर नंबर 4 तक? अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं खंड सेकंड की। तो खंड सेकंड में हम शासन और विकास के बारे में पढ़ेंगे। तो इसके 5th चैप्टर का नाम है विकास में बदलते आयाम। यानी कि जो भारत है उसमें विकास में बदलते आयाम की बात कर लेते हैं। तो भारत अब धीरे धीरे कैसे विकसित होने लगा, और विकसित होने के कुछ बदलते हुए चेंजेस क्या है। अब मान लो कि पहले भारत क्या कर रहा था भाई, भारत में आपका किसान खेती की जाती थी, तो भाई पहले आपका बैलगाड़ियों से और हल के द्वारा खेती मतलब खेतों की जुताई की जाती थी, और कुएं और रहट के द्वारा आपका देखा जाता था कि सिंचाई करने की व्यवस्था देखी जाती थी। उस अवस्था में हम ये देखेंगे कि अब भारत कैसे अपना धीरे धीरे अपने आप को आगे बढ़ाया, अपना विकास किया, और अपने परिवर्तन स्वरूप में आगे बढ़ा। अब खेती की जुताई किससे की जाती है भाई? ट्रैक्टर से किया जाता है। ठीक है। अब उसके बाद आपका देखा हार्वेस्टिंग से फसलों की कटाई कर दी जाती है।
तो ये बदलते आयाम है, यानी कि बदलते हुए टाइम पीरियड है। आयाम होता है एक, बोल सकते हो कि कारक है, यानी कौन कौन से कारक के अनुसार अब अपना विकास करने में सक्षम हुआ। तो हम चैप्टर नंबर 5 में यही देखेंगे कि भारत जिस तरीके से अपना विकास कर रहा था, और चाहे आपका राजनीति तौर पे हो, चाहे आपका बोल सकते हो आर्थिक और तौर पे हो, जिस तौर से भी आपका भारत अपना विकास कर रहा था, उसके बदलते हुए चेंजेस क्या थे। अब क्या था कि भारत पहले क्या अपने आप में गुलाम था। तो जिस तरीके से 1932 में गुटनिरपेक्षता या विदेश नीति की व्यवस्था को आपका देखा जाता है, 1932 में विदेश नीति को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा आगे बढ़ाया गया। तो भाई यहीं से बदलते आयाम शुरू हुए। अब धीरे धीरे क्या करने लगा भारत, दूसरे देशों के साथ जुड़कर अपनी स्थितियों को मजबूत करने लगा, अपने शक्ति को बढ़ावा देने लगा। और यही बदलाव आप चैप्टर नंबर 5 में पढ़ोगे कि डेवलप क्या हुआ और डेवलप में कौन कौन से चेंजेस आया जिसके कारण डेवलप हुआ। अब भारत क्या था, पहले भाई कृषि कर रहा था, यानी कि प्राथमिक क्रिया जिसे बोलते हैं, फर्स्ट सेक्टर जिसे बोलते हैं। और आपका क्या हुआ, अब द्वितीय क्रिया भी करने लगा, तृतीय क्रिया में भी आगे बढ़ने लगा, तथा चतुर्थक क्रिया में भी धीरे धीरे अब विकसित हो रहा है। तो ये बदलते आयाम है, ठीक है। अब जैसे कि हमने बोल दिया कि मानव के जीवन के बदलते आयाम, यानी कि मानव पहले कैसे जीवन जीता था, फिर उसके बाद बदलाव धीरे धीरे कैसे हुआ। तो उसी के अनुसार हम चैप्टर नंबर 5 में पढ़ेंगे कि जो विकास है उसके बदलते, यानी कि कौन कौन से विकास थे और विकास कैसे धीरे धीरे बदल रहा था, वो कैसे विकसित हो रहा था, ठीक है। तो वो चैप्टर नंबर 5 में पढ़ेंगे। अब बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर 6 की। चैप्टर नंबर 6 है आपका शासन के द्वारा लोकतंत्र की मजबूती। शासन के द्वारा लोकतंत्र की मजबूती। लोकतंत्र होता है लोगों के द्वारा किया गया शासन ही आपका शासन लोकतंत्र कहलाता है। तो शासन के द्वारा लोकतंत्र की मजबूती, जिसके अंतर्गत हम ये देखेंगे कि जो शासन होता है वो हमारे सभी लोगों के विकास के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। यानी कि जो शासन चलाई जाती है, वो चाहे आपके देखा जाता है नरेंद्र मोदी जी शासन चला रहे हैं, बीजेपी हमारे देश में शासन चला रहा है ना, तो वो किसके लिए, लोकतंत्र को एक कर रहा है, लोकतंत्र के विकास के लिए काम कर रहा है, लोगों के आगे बढ़ाने के लिए, उन्हें विकसित करने के लिए वो कार्य कर रहा है। तो ये आपका शासन में आपका देखा जाता है लोकतंत्र के विकास के लिए मजबूती लाने का एक महत्वपूर्ण जरिया है, जिसके अंतर्गत यहाँ पर सभी लोगों को शासन के अनुसार बराबर मानकर सभी लोगों के एक ही कानून, एक ही व्यवस्था के रूप में देखने को मिलता है, जिसके अंतर्गत हम लोकतंत्र की धारणा देख सकते हैं। जिसके अंतर्गत यहाँ पर जो शासन चलाने वाला व्यक्ति भी है ना, वो लोगों के द्वारा ही चुना गया है और लोगों के बीच के लिए और तथा लोगों के लिए ही शासन करने का उसे अधिकार प्राप्त है, या फिर बोल सकते हो कि वो इस पद पर इसीलिए विराजमान है ताकि वो लोगों के विकास के लिए तथा लोगों के भलाई के लिए कार्य करे। अब मोदी जी हैं, प्रधानमंत्री पद पर है, तो भाई वो अपने विकास के लिए कुछ काम करेंगे, वो अलग बात है कि हाँ चलो वो मतलब नॉर्मल सी बात है, हर एक राजनेता जो है कि वो पैसे मतलब बोल सकते हो ब्लैक मनी इकट्ठा करता है, या फिर बोल सकते हो कि जो भी आता है बजट पास होता है तो उसमें से कुछ धनराशि रख लेता है, वो अलग बात है। लेकिन देखा जाए एक लीगल वे में तो वो किसके लिए कार्य करेंगे, हमारे लिए करेंगे ना, कॉमन सी बात है। तो इस कारण भी हमारे लोकतंत्र में वृद्धि होती है, लोकतंत्र का विकास देखने को मिलता है। क्लियर हो गया। अब बात कर लेते हैं हमारे चैप्टर नंबर 7 की। तो चैप्टर नंबर 7 है आपका देखा जाएगा, चैप्टर नंबर 7 की बात कर लेते हैं, यानी कि इकाई नंबर 7 की बात कर लेते हैं। तो हमारा इकाई का है शासन की चुनौतियां और नौकरशाही में बदलती भूमिका। यानी कि शासन, जिसके अंतर्गत हम ये देखेंगे कि यहाँ पर जो व्यक्ति द्वारा शासन चलाया जा रहा है उसमें कौन कौन सी चुनौतियां सामने आ रही हैं, कौन कौन से प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो उसके बारे में हम चैप्टर नंबर 7 में पढ़ेंगे। और नौकरशाही में बदलती प्रवृत्तियां। नौकरशाही का मतलब होता है जब आप किसी वर्ग के लिए काम करते हैं, वह आपका नौकरशाही यानी कि नौकरी करते हैं, ठीक है। अब तत्पश्चात ये देखने को मिलता है कि नौकरशाही में बदलती प्रवृत्तियां, पहले इंसान क्या करता था, वो दूसरे के अकॉर्डिंग वर्क करता था, दूसरे के अनुसार चलता था, दूसरे के अनुसार दूसरे के विकास के लिए कार्य करता था। लेकिन आज अब नौकर यानी कि बोल सकते हो कि वो अब हर एक व्यक्ति शिक्षित हो रहा है, समझदार हो रहा है, अपने पैरों पर खड़ा होने का प्रयास कर रहा है। जिसके तहत हम ये देखेंगे कि यहाँ पर चैप्टर नंबर 7 में हम यही पढ़ेंगे कि अलग अलग क्षेत्रों में
अलग अलग तरीके से मानव अपना विकास करके अपने जीवन को आज जीने में अपने आप को सक्षम कर चुका है। वो अपना विकास इस कदर कर चुका है कि वो उसे किसी भी व्यवस्था की आवश्यकता ही नहीं हो। तो वो आपका नौकरशाही में बदलती प्रवृत्तियों के बारे में या फिर भूमिका के बारे में हम चैप्टर नंबर 7 में पढ़ेंगे। ओके एवरीवन, अब बात कर लेते हैं। हमारा चैप्टर नंबर 8 है सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का व शासन। यानी कि सूचना सूचना यानी कि इंफॉर्मेशन, संचार आपका इंटरनेट, और उसका प्रौद्योगिकी यानी कि उद्योग, और आपका शासन यानी कि जो सूचना है, जैसे कि हमारे प्रौद्योगिकी व्यवस्था है। जो आज हमारा टाइम पीरियड की बात कर लेते हैं, जो हमारे देश में उद्योग स्थापित किए जाते हैं अलग अलग तरीके से। हमारे इंटरनेट हो गया, ये आपका संचार है, कंप्यूटर हो गया, जो अलग अलग क्षेत्रों में हम एक स्थान से बैठकर सभी लोगों के लिए तथा सभी व्यवस्था को सूचना प्रदान करने में आज हम सक्षम हो चुके हैं। तथा इसके शासन की बात कर ली जाए तो इसका जो शासन है महत्वपूर्ण रूप से सभी लोगों को किस तरीके से प्रभावित कर रहा है, हम ये चैप्टर नंबर 8 में पढ़ेंगे कि जो संचार है वो महत्वपूर्ण कितना है, और महत्वपूर्ण होने के साथ साथ वो लोगों की एक जो नीड है वो उसे पूरा कर रहा है। और आजकल के टाइम की बात कर लेते हैं तो हर एक क्षेत्र में इन व्यवस्थाओं, इन शासन को हम देख सकते हैं कि हर एक जगह पे जाओ तो आपको कंप्यूटर मिलेगा, इंटरनेट मिलेगा, वाईफाई मिलेगी, सारी सुविधाएं मिल जाती है। ठीक है, तो ये आप चैप्टर नंबर 8 में पढ़ेंगे कि किस तरीके से आज हमारा क्षेत्र है विकसित होता हुआ नजर आ रहा है। ओके एवरीवन, अब उसके बाद चैप्टर नंबर 9 की बात कर लेते हैं मीडिया भूमिका। मीडिया भूमिका भूमिका के अंतर्गत बात बोल सकते हो, जैसे आपका न्यूज़ आ गया, रिपोर्टिंग आ गया, या फिर जो मीडिया कर्मी है जो आप टेलीविजन वगैरह पे देखते भी होंगे कि सूचना को प्रसारण करना यानी कि सूचना प्रदान करना। मीडिया एक ऐसा मीडिया एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका भूमिका की बात कर लेते हैं। तो मीडिया इंपॉर्टेंस ऑफ मीडिया की बात कर रहा है यहाँ पे कि मीडिया की इंपॉर्टेंस कितनी है या फिर किस किस तरह वो उसकी भूमिका है। ठीक है, तो आपका देखा जाता है मीडिया हमारे जीवन में और हमारे समाज में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज्यादा। मीडिया के कारण ही हम एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र के बारे में जान पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहले इंटरनेट की सुविधा इतनी नहीं थी, ठीक है, लेकिन मीडिया तो उस टाइम में था। बात कर ली जाए 7-8 साल पहले की बात कर ले तो 2015 की ही बात कर लो। 2015 में एंड्रॉयड फ़ोन कहाँ थे इतने, सिंपल सी बात है ना। एंड्रॉयड फ़ोन कहाँ थे इतने, लोगों के पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं थे, लेकिन लोग एक स्थान से बैठकर भी दूसरे स्थान के बारे में जान पाता था। कैसे, हाउ इट इज पॉसिबल? दैट इज पॉसिबल ड्यू टू मीडिया। मीडिया के कारण हम सूचना प्रसारण के रूप में सूचना को देखकर समझते थे कि इस क्षेत्र में ये घटना घटित हुआ, इतने लोगों की मृत्यु हो गई। ये सारी बातें हम मीडिया के कारण ही समझ पाते हैं। आज भी हमारे देश में जो व्यवस्थाओं को चलाने का कार्य है, मीडिया बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब मान लो राजनेता जो है, मीडिया क्या करता है भाई, खोज परख करता है, तो कुछ ना कुछ खोजता रहता है, रिसर्च करता रहता है, कुछ ना कुछ खबर निकालता रहता है ताकि वो अपने न्यूज़ में प्रसारण करके अपना भी जीडीपी बढ़ा सके तथा लोगों को सूचना पहुंचा सके। अब ये मान लो कि एक सेकंड के लिए सोच, फ्यू ऑफ सेकंड के लिए मान लो कि मीडिया हमारे देश में है ही नहीं, तो भाई कौन क्या कर रहा है, कौन किसका मर्डर कर दिया, किसी को पता ही नहीं, कुछ भी नहीं पता। कितने लोगों की मृत्यु हुई इस घटना में, कितने लोगों की जान माल की हानि, कुछ पता ही नहीं। आस पड़ोस में हो रहा है कुछ भी नहीं पता चलेगा। तो मीडिया हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये हम चैप्टर नंबर 9 में पढ़ेंगे। क्लियर है? अब उसके बाद फिर हमारा अगला जो पॉइंट है कॉरपोरेट शासन। ये आपका चैप्टर नंबर 10 है। कॉरपोरेट शासन की बात कर लेते हैं। तो इसमें हम ये देखेंगे कि जो कॉरपोरेटिव आपका बोल सकते हो कि कंपनीज है, वो किस तरीके से महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है हमारे जीवन में, हमारे जीवन के विकास के लिए तथा हमारे जीवन को सक्षम करने के लिए। कॉरपोरेट शासन यानी कि जब कोई भी व्यवस्था निजी व्यवस्था के रूप में आ जाए, यानी कि निजी हाथ में आ जाए। मान लो कि मैंने एक स्कूल चलाया, तो स्कूल पहले गवर्नमेंट के अंदर था, लेकिन अब वो मेरे अंडर आ गया, मैं उसे अब चला रहा हूँ, मैं कानून बना रहा हूँ, मैं नियम निर्धारित कर रहा हूँ कि इतने बच्चे से स्कूल में आने चाहिए, इतने बच्चे
स्कूल से छुट्टी हो जानी चाहिए, इस तरीके से कर रहा हूँ। तो ये आपका कॉर्पोरेट व्यवस्था है, यानी कि ये बोल सकते हैं दैट हम अपने घर को बनाने के लिए ठेके पे देते हैं ना, वो भी एक कॉर्पोरेट व्यवस्था है। कॉर्पोरेट कंपनी का मतलब होता है प्राइवेट कंपनी। तो इसके बारे में पढ़ेंगे कि कॉर्पोरेट शासन क्या है। कॉर्पोरेट शासन जो कि आज हमारे समाज में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है कि हर एक लोग कॉर्पोरेट व्यवस्था, कॉर्पोरेट शासन के अधीन आ चुका है। यानी कि ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये आप चैप्टर नंबर 8 में पढ़ेंगे। अब बात कर ले चैप्टर नंबर बल्कि कॉर्पोरेट शासन में यही देखने को मिलेगा कि यहाँ पर जो कंपनी है ना, कंपनी के अधीन हमारा अर्थव्यवस्था हो चुका है। जैसे मान लो कि हमारा भारत ही है, कॉर्पोरेट शासन हो चुका है, यानी कि अलग अलग कंपनियों का हमारे ऊपर शासन है। क्या हमारे देश में हम अपने शिक्षा व्यवस्था के रूप में आगे बढ़ रहे हैं? नहीं। हम इन कंपनियों के उद्योग, यानी कि उद्योग देने के कारण हम अपना विकास कर पा रहे हैं। हम अपने अनुसार विकास नहीं कर रहे। अलग अलग कंपनी है, चाहे सैमसंग हुआ, चाहे आपका बोल सकते हो कोई भी कंपनी, फोन की रियलमी हो गया, ओप्पो हो गया, वीवो हो गया, एनीथिंग एल्स, ये फोन की कंपनियां मान लेते हैं हमारे देश में स्थापित है। तो इनमें जो वर्कर्स है, ठीक है, क्या लग रहा है कि हम उन्हें चला रहे हैं? नहीं, वो हमें चला रहे हैं, वो हमें यूज कर रहे हैं। तो ये आज हमारा समाज क्या है, कॉर्पोरेट शासन के अधीन हो चुका है। वो जब चाहे जब किसी भी व्यवस्था, किसी भी लोगों को निकाल देता है। इट मीन्स कि वो हम पर काबू कर रखा है ना, ना कि हम उसे काबू कर रखे हैं। तो ये आपका कॉर्पोरेट शासन है, जो कि हम चैप्टर नंबर 10 में पढ़ेंगे। अब बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर 11 की तरह। चैप्टर नंबर 11 है सतत मानव विकास। सतत मानव विकास से हमारा अभिप्राय है कि इसमें क्या होता है कि मनुष्य इसमें अपने आप को विकसित करे, लेकिन वो प्राकृतिक पर किसी भी प्रकार का प्रभाव ना पहुंचाए, या फिर दुष्प्रभाव, या फिर बोल सकते हो प्राकृतिक पर मतलब इफेक्ट ना डाले, प्रकृति को प्रभावित ना करे उसके विकास से। कहने का मतलब ये है कि विकास कैसे कर पा रहा है। आज हम अलग अलग गाड़ियां बना रहे हैं, अलग अलग बिल्डिंग्स तैयार कर रहे हैं, तो उस स्थिति में उद्योग स्थापित कर रहे हैं, तो मानव अपना विकास कर रहा है। लेकिन आप ये बताओ कि इन उद्योगों से प्रदूषण कितना फैल रहा है, प्राकृतिक क्या है, दूषित हो रहा है। प्राकृतिक में जो वातावरण है वो खराब हो रहा है। अब जैसे आपका देखा जाए बिल्डिंग्स तैयार करने के लिए, आपका देखा जाता है पेड़ों को, जंगलों को सफाई करके और वहां पर स्थान पे बिल्डिंग तैयार किया जाता है, घर बनाया जा रहा है। तो मानव अपना विकास कर रहा है, लेकिन वो प्रकृति को दुष्प्रभावित करते हुए विकास कर रहा है। तो सतत विकास का मतलब ही ये है कि मानव अपने अनुसार और अपनी आवश्यकता के अनुसार अपना विकास करे, तथा वो विकास के व्यवस्था में इतना अंधाधुन ना हो जाए कि वो ये भूल जाए कि उसके विकास के कारण प्राकृतिक पर किसी प्रकार का दुष्प्रभाव या फिर गलत प्रभाव पड़ रहा है, या फिर प्रकृति का दोहन हो रहा है। वो आपका सतत विकास कहलाता है, यानी कि सस्टेन्ड डेवलपमेंट। ठीक है, सस्टेन डेवलपमेंट यानी कि स्टेबिलिटी, यानी कि तालमेल, यानी कि मनुष्य है, मानव जो है अपना विकास मनुष्य मतलब प्रकृति के साथ तालमेल बना के करते, वो आपका सतत विकास कहलाता है। क्लियर है? तो हम इसमें यही पढ़ेंगे कि सतत विकास क्या है, सतत विकास से क्या हमारा प्रॉफिट होता है, सतत विकास से हमारे पर्यावरण को किस तरीके से रक्षा पहुंच रहा है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो अब बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर 12 की। तो चैप्टर नंबर 12 है आपका पारदर्शिता और जवाबदेही शासन। पारदर्शिता का मतलब ये होता है कि जो हमारे दर्शन की बात की जाए, और जवाबदेही, जवाब यानी कि बोल सकते हो कि जब आप किसी के प्रति, जवाबदेही का मतलब होता है कि जो सामने वाला आपसे सवाल पूछे, आप डायरेक्ट उसका जवाब आपको देना पड़ेगा, ये जवाबदेही कहलाता है। ठीक है। और पारदर्शिता, पारदर्शिता का मतलब ये होता है कि हमारा खुद का सोच व्यवस्था जब आगे बढ़े और अपना शासन व्यवस्था हम करें, तो आप लोगों के प्रति भी जवाबदेही होते हैं। जैसे आपका देखा जाता है कि विधायिका क्या होता है भाई, वो आपका किसके प्रति जवाबदेही होता है, राष्ट्रपति के प्रति जवाबदेही होता है। तो ये हम पारदर्शिता में यही पढ़ेंगे कि जो शासन व्यवस्था चल रही है, वो शासन व्यवस्था जो मुख्य तौर पे जो व्यक्ति चला रहा है या फिर पारदर्शिता की व्यवस्था में आगे बढ़ रहा है, तो वो आपका देखने को मिलता है कि वो पारदर्शिता कहलाता है। और शासन व्यवस्था, जवाबदेही का मतलब होता है जब जो शासन चलाने वाला व्यक्ति है
जब उससे हम कुछ सवाल जवाब करें तो वो हमें जवाब दे, इसके लिए वो बाधित होता है, यानी कि उसे जवाब देना ही पड़ता है, चाहे वो अब इसे जोर जबरदस्ती समझे चाहे आपके अनुसार समझे, तो ये उसे जवाब देना पड़ता है। क्लियर है। अब बात कर लेते हैं हमारे अगले चैप्टर का। तो हमारा अगला चैप्टर है आपका देखने को। अब उसके बाद हमारा चैप्टर नंबर 13 है। चैप्टर नंबर 13 में ये देखेंगे विकेंद्रीकरण और स्थानीय शासन। विकेंद्रीकरण में हम ये देखेंगे कि जहां पर केंद्र, यानी कि केंद्रों का क्या है भाई, विकेंद्र हो गया, यानी कि बंटवारा हो गया, शक्तियों का शासन व्यवस्था में यहाँ पे टुकड़ों में विभाजित हो गया। और स्थानीय शासन, स्थानीय शासन यानी कि अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रकार के शासन है सबके। जैसे अब मान लीजिए कि बीजेपी का जो देखा जाता है कि भारत में पाया जाता है, ठीक है। अब मान लो कि भाई आपका देखा जाता है कि अमेरिका में अलग शासन है। भारत की बात कर लेते हैं। भारत में आपका देखा जाता है कि दिल्ली में कौन कर रहा है शासन, कौन कर रहा है, केजरीवाल कर रहा है, और योगी आदित्यनाथ आपका यूपी में कर रहे हैं। तो ये स्थानीय शासन, यानी कि स्थानों के अनुसार भी अलग अलग शासन व्यवस्था को या फिर अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा भी शासन चलाया जा रहा है। और विकेंद्रीकरण का मतलब होता है कि जब हमारा शासन प्रक्रिया या फिर शासन व्यवस्था या फिर शासन प्रणाली एक व्यक्ति के अंतर्गत ना चले, वो यहाँ पे शक्तियों का या फिर शासन व्यवस्था का बंटवारा हो जाए। जैसे आपका देखा जाता है कि यहाँ पर केंद्र सरकार पाई जाती है और राज्य सरकार पाई जाती है, तो ये आपका विकेंद्रीकरण कहलाता है। ठीक है, केंद्र सरकार का अपना अलग कर्तव्य है, राज्य सरकार का अपना अलग कर्तव्य है। ठीक है, तो वो आपका विकेंद्रीकरण कहलाता है। ठीक है, अब उसके बाद हम यही पढ़ेंगे आपका चैप्टर नंबर 13 में। अब बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर 14 का। तो चैप्टर नंबर 14 है समावेशी और सहभागी शासन। समावेशी, समावेशी यानी कि सभी को मतलब समान लेके, और सहभागिता यानी कि सबको हम भागीदार बना के आगे बढ़े, उनके द्वारा शासन करें। समावेशी यानी कि सभी को अपने हिस्से का बना के रखे, और सबके साथ, सहभागी का मतलब होता है सबके साथ आगे बढ़े या फिर शासन करे, वो आपका समावेशी शासन व्यवस्था कहलाता है। ठीक है, क्लियर हो गया। हाँ, तो चैप्टर नंबर 14 में यही देखेंगे कि अलग अलग शासन जो है वो अलग अलग व्यक्तियों को साथ लेकर आगे बढ़ रहा है और अपने भागीदार बनाकर वो शासन कर रहा है, जिससे हम देखेंगे समावेशी और सहभागी शासन जो है ना, वो लोकतंत्रीय व्यवस्था को जन्म देता है, लोकतंत्रीय व्यवस्था तथा एकता को जन्म देता है। तो ये चैप्टर नंबर 14 में आप पढ़ोगे। अब बात कर लेते हैं हमारे अंतिम और लास्ट चैप्टर का। तो अंतिम चैप्टर का है नाम है आपका चैप्टर नंबर 15। चैप्टर नंबर 15 में आपका जो चैप्टर का नाम है, बहुत ही बड़ा चैप्टर है, लोकतंत्र सेवा गारंटी अधिनियम, चार्टर, नागरिक चार्टर, सूचना अधिकार, कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व। लोकतंत्र क्या है, जिसके अंतर्गत लोकतंत्र, लोक सेवा गारंटी, लोक सेवा गारंटी अधिनियम, यानी कि लोगों को गारंटी दिया गया है कि हम आपके लिए कार्य करेंगे, आपको सेवा प्रदान करेंगे। ठीक है, वो लोक सेवा गारंटी अधिनियम था। ठीक है, अब गारंटी नागरिक चार्टर, नागरिक चार्टर जिसके अंतर्गत नागरिकों के अनुसार, नागरिक अपने अनुसार अपने अधिकारों का प्रयोग करके अपने जीवन में वो अपने आप को सरवाइव कर सके। ठीक है, और सूचना का अधिकार, सूचना का अधिकार क्या है, मतलब ये किसी भी रूप में जो शासन चल रहा है उसके प्रति वो सूचना प्राप्त कर सकता है, उसे ये अधिकार है। अब कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व, यानी कि कॉर्पोरेट जो कंपनियां हैं उसके समाज के प्रति उनका क्या दायित्व है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। तो इसमें हम ये आपके पॉइंट्स पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 15 में कि लोकतंत्र सेवा अधिनियम जो है क्या था, नागरिक चार्टर क्या था, आपका देखा जाएगा सूचना अधिकार क्या है। ये सारे बातें हम चैप्टर नंबर 15 में पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे कि इन सभी पॉइंट्स के अकॉर्डिंग हमारे एक समाज और एक हमारे राज्य का गठन देखने को मिलता है। क्लियर हो गया। तो ये आपका बीपीएजी 172 था, जो कि हमने पर्टिकुलर ये देखा कि कौन से चैप्टर में आप क्या क्या बातें पढ़ने वाले हो, यानी कि फुल ऑफ बुक इंट्रोडक्शन विद चैप्टर एक्सप्लेनेशन। ओके एवरीवन। तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।